नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कार्बोराइजिंग फ्लेम के बारे में। कार्बोराइजिंग फ्लेम गैस वेल्डिंग फ्लेम का एक टाइप है और गैस वेल्डिंग फ्लेम तीन टाइप की होती है: न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम। इस वीडियो में हम आपके साथ कार्बोराइजिंग फ्लेम को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। कार्बोराइजिंग फ्लेम का दूसरा नाम होता है रिड्यूसिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन की जो रेशो रहती है वो 0.9:1 रहती है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है और एसिटिलीन ज़्यादा अमाउंट में होती है। मतलब कि कार्बोराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन की अमाउंट ज़्यादा होने के कारण इसमें अलग से एक तीसरा कोन बन जाता है जिसे हम इंटरमीडिएट फ्लेम फीडर कहते हैं। वैसे अगर हम कंपेयर करें न्यूट्रल और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ, न्यूट्रल और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में दो कोन होते हैं, एक इनर कोन होता है, दूसरा आउटर इन्वेलप होता है। लेकिन कार्बोराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन ज़्यादा अमाउंट में होने के कारण इनर कोन और आउटर ब्लू फ्लेम के बीच में एक तीसरा कोन बनता है जिसे हम इंटरमीडिएट फ्लेम फीडर या फिर एसिटिलीन फीडर भी इसको बोल सकते हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम के केस में आयरन कार्बाइड प्रोड्यूस होती है जिसके कारण स्टील और आयरन में केमिकल चेंज भी आता है और इस फ्लेम का प्रयोग हम उन मेटल्स के साथ नहीं कर सकते जो कार्बन को एब्जॉर्व करते हैं, क्योंकि कार्बोराइजिंग फ्लेम के केस में जो इनर कोन होता है वहाँ पर अनबर्न्ट कार्बन वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। अनबर्न्ट कार्बन प्रेजेंट इसलिए रहता है क्योंकि कार्बोराइजिंग फ्लेम में ज़्यादा एसिटिलीन बर्न होती है जिसके कारण अनबर्न्ट कार्बन बनता है। अगर हम उन मेटल्स के साथ कार्बोराइजिंग फ्लेम का प्रयोग करें जो कार्बन को एब्जॉर्व करते हैं, उससे होगा क्या, उससे कुछ गैस बबल्स बनेंगे और जो गैस बबल्स बनेंगे वो हमारे तभी बनते हैं जब अनबर्न्ट कार्बन मोल्टन मेटल में एब्जॉर्व हो जाता है और गैस बबल के कारण पोरोसिटी बढ़ जाती है जो एक कास्टिंग डिफेक्ट होता है। अगर आप यहाँ देखें, जैसा हमने लिखा है कि जो कार्बोराइजिंग फ्लेम है हम यूज़ नहीं करते कार्बन स्टील के साथ, क्योंकि अनबर्न्ट कार्बन एब्जॉर्व होगा मोल्टन मेटल में जिसके परिणाम स्वरूप गैस बबल्स बनेंगे और पोरोसिटी बढ़ जाएगी और साथ में जो क्वालिटी है वेल्ड की वो भी हमें अच्छी तरह से नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बोराइजिंग फ्लेम में, जैसा कि बात की ज़्यादा एसिटिलीन होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के मुकाबले। इसके अलावा जो इनर कोन का जो टेम्परेचर होता है वो न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के इनर कोन के टेम्परेचर के मुकाबले भी सबसे कम रहता है। मतलब कि तीनों फ्लेमों में सबसे कम जो इनर कोन का टेम्परेचर होता है वो कार्बोराइजिंग फ्लेम का रहता है। वो तकरीबन 2900 डिग्री सेल्सियस से 3100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कार्बोराइजिंग जो फ्लेम है ये हमें मिलती कैसे है, कैसे इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं गैस वेल्डिंग टॉर्च से। अगर आप ये देखें, ये डायग्राम आपके सामने गैस वेल्डिंग टॉर्च का है जिसमें दो रेगुलेटर लगे हैं। ब्लू कलर का जो रेगुलेटर है वो ऑक्सीजन गैस के लिए है और रेड कलर एसिटिलीन गैस के लिए है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल फ्लेम को बनाते हैं और न्यूट्रल फ्लेम को बनाने के बाद धीरे धीरे एसिटिलीन का जो रेगुलेटर है इसको धीरे धीरे ओपन किया जाता है जब तक हमारा जो एसिटिलीन का जो फीडर है वो इनर कोन के एंड तक ना आ जाए। या कह सकते हैं कि हम एक वॉल्यूम एसिटिलीन गैस का लेते हैं, उसके बाद स्लाइटली थोड़ा सा कम 1 वॉल्यूम से ऑक्सीजन का हम इसमें लेते हैं। जो इनर जो कोन होता है वो बिल्कुल ब्लूइश ल्यूमिनियस कोन होता है वाइट कलर का, और इसी प्रकार जो इंटरमीडिएट जो फ्लेम फीडर होता है वो भी वाइटिश होता है और जो आउटर एनवेल्प होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब बात करते हैं कि किस किस मटेरियल को हम कार्बोराइजिंग फ्लेम की मदद से वेल्ड कर सकते हैं। वो मटेरियल जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उन मटेरियल्स को हम वेल्ड कर सकते हैं, जैसे हाई स्पीड स्टील, लो अलॉय स्टील, सिम्टेड कार्बाइड्स, कास्ट आयरन, ऑक्सीजन फ्री कॉपर अलॉय, निकल अलॉय जैसे मोनल, एल्यूमिनियम इत्यादि। और जैसा कि हमने बात की कि इसमें जो अनबर्न्ट कार्बन होता है हमारा इनर कोन में, तो अगर वो मोल्टन मेटल में चला जाए या वेल्ड पूल में या वेल्ड पडल में चला जाए तो वो क्या होगा, उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर ऐसा हो जाता है, हमें लगता है कि बॉइलिंग थोड़े से स्टार्ट हो गई है, वो न्यूट्रल फ्लेम में नहीं होती, तो जब सॉलिडिफिकेशन होती है मोल्टन मेटल की तो उस दौरान थ्रू आउट जो लेंथ होगी हमारे वेल्ड की उस पर पीटेड सरफेस बन जाएगा
और जिससे क्या होगा कि जो वेल्ड बीड है उसकी हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगी और वो ब्रिटल हो जाएगा। इस प्रकार हमें हार्ड ब्रिटल वेल्ड मिलेगा। और दूसरी बात कि कार्बोराइजिंग फ्लेम में अनबर्न्ड कार्बन होने के कारण इसको डर्टी फ्लेम भी कहा जाता है, डर्टी फ्लेम। और इसको 2x फ्लेम भी बोला जाता है। 2x फ्लेम इसलिए बोला जाता है, इसकी जो लंबाई होती है वो इनर कोन से डबल होती है। अगर माना जाए कि इनर कोन की जो लेंथ है वो x है, तो जो इंटरमीडिएट फ्लेम कोन की जो लेंथ होगी वो 2x होगी, इसलिए इसको 2x फ्लेम भी बोला जाता है। इसके अलावा जब हम सिल्वर सोल्डर या फिर सॉफ्ट सोल्डर ऑपरेशन करते हैं तो उस केस में भी हमें इंटरमीडिएट और आउटर फ्लेम कोन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ डिस्कस किया गैस वेल्डिंग फ्लेम का इम्पोर्टेंट टाइप, जिसका नाम है कार्बोराइजिंग फ्लेम, जिसे हम रिड्यूसिंग फ्लेम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।